Today we will understand what is total internal reflection. As you already know that when a light ray is incident on a interface of a denser medium and a rarer medium, and when the light ray is in the denser medium, so at the interface you will draw one normal and the light ray will bend away from the normal. The light ray will bend away from the normal. So this purple colored ray will show you the refracted ray. This is your refracted ray. In addition to the refracted ray, there is one more also reflected ray, which is in the same medium. आपको same medium में अपनी reflected ray भी मिलेगी. Now the magnitude or the intensity of the reflected ray and the refracted ray will depend upon the mutual property of the denser medium and the rarer medium. So let's say for example, if this is your angle of incidence, then the reflected ray will also get reflected by the same angle of incidence by following the rules of reflection, while the refracted ray will make some angle of refraction r. अब जैसे जैसे आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, स्नेल्स लॉ आपको क्या देगा? फ्रॉम स्नेल्स लॉ व्हाट यू विल से दैट म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर. सो बेसिकली जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो आपके रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आया, वो किसके ऊपर डिपेंड किया? म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई. यहाँ पर अगर आप देखो, आप जैसे जैसे अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को बढ़ाते जाओगे इन द सेम प्रोपोर्शन और इन सम डिफरेंट प्रोपोर्शन, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा. तो नीचे वाले डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक इंसिडेंट रे आई जो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाके इंसिडेंट हुई, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे किसी एंगल पर जाएगी एंड दिस इज योर नॉर्मल. अब हमने क्या किया, जो हमारी इंसिडेंट रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया. सो अब दूसरे वाले पॉइंट पे हम दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी हम अपनी रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करेंगे. और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा. सो दिस R2 वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. और सिमिलरली हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. एक ऐसा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिस केस में आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, जिस केस में आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी? आपके सरफेस के जो इंटरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से वो इस डायरेक्शन में ग्रेज करेगी. एंड इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. फर्दर इससे ज़्यादा आप अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपका स्नेल्स लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? उससे भी ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, जो चीज़ मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है. सो दिस क्रिटिकल एंगल at which the refracted ray grazes the interface of the two given medias, that critical angle is known as total critical angle for total internal reflection. समझ में आया? उस एंगल को हम क्या नाम देंगे? critical angle for total internal reflection. So in the case of total internal reflection what you will get, अगर हम सेम अपने स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मूले में यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू, एंगल ऑफ refraction for total internal reflection क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री. एंड फॉर दिस क्रिटिकल केस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल चेंज टू क्रिटिकल एंगल थीटा सी. सो पुटिंग बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला व्हाट यू विल गेट? लेट्स सी. you will write sin of 90 degree is equal to mu d upon mu r into sin theta critical. sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो यू विल राइट sin of theta critical is equal to mu rarer upon mu denser, or you may write that theta c is equal to sin inverse of mu rarer upon mu denser. सो दिस इज़ द क्रिटिकल एंगल. अगर इस क्रिटिकल एंगल पे हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे इंसिडेंट होती है, तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस को ग्रेस करेगी, वो इंटरफेस को क्या करेगी? ग्रेस करेगी. अगर आपका लाइट का एंगल, इंसिडेंट लाइट का एंगल
इस क्रिटिकल एंगल से थीटा सी से अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, नो रिफ्लेक्टेड रे विल बी ऑब्जर्व्ड, और अगर आपको कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगा तो सारा का सारा पावर केस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे में. सो ओनली रिफ्लेक्टेड रे विल बी देयर. सिर्फ आपको क्या मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रे. कुछ इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हमारा और भी ज़्यादा हो गया. सो इस केस में अब आपको जो रिफ्लेक्टेड रे जो मिलेगी वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगी. अगर हम इस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो वट एवर इज दिस एंगल I4, जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो भी कितना होगा, I4. समझ में आया? एंड यू विल गेट वन रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट इन द सेम मीडिया, आपकी जो लाइट है वो दूसरे मीडिया में गई ही नहीं और सेम मीडिया में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. समझ में आया? सो लेट्स सी दैट when the reflection of the light ray from a source in the dense medium to the rarer medium, जो अभी मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में बेसिकली इस वाले डायग्राम में हमने सिर्फ एक ही रे ऑफ लाइट दिखी है. ऑब्जेक्ट से हमारी जो लाइट रे जा रही थी वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी. अब हम समझते हैं कि ऐसा सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट रे तो जा नहीं रही है, लाइट रे आपकी सभी डायरेक्शंस में जा रही होगी. सो बेसिकली इफ दिस इज द इंटरफेस जिसके अपर साइड पे आपका रेयर मीडिया है और लोअर साइड पे डेंसर मीडियम है, and you have one object present over here. So object से multiple light rays निकलेंगी. One will be incident over here, दूसरी यहाँ पर आएगी, तीसरी यहाँ पर, एक straight, और ऐसे ही दूसरी साइड भी होगी. Let us assume कि जो हमारी तीसरी वाली जो मैंने लाइट रे ड्रॉ की है, जो इधर और इधर आके इंसिडेंट हुई, एट बोथ ऑफ दिस पॉइंट योर लाइट रे इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल. आपकी जो लाइट रे है वो किस एंगल पे जाके इंसिडेंट हुई है, I इज इक्वल टू थीटा क्रिटिकल. यहाँ पे भी I इज इक्वल टू थीटा क्रिटिकल. तो थीटा क्रिटिकल एंगल से लोअर एंगल पे जब वो आके इंसिडेंट होगी फिर तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी. सो इन वाले केसेस में तो आपकी लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मेकिंग सम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज पर द केस विल बी. बट जब आपकी क्रिटिकल एंगल पे जाके इंसिडेंट हुई तो इस केस में क्या होगी, ग्रेस करेगी आपकी लाइट रे आपकी ग्रेस करेगी इस डायरेक्शन में. सो योर रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन दीज डायरेक्शंस. अगर आपकी लाइट रे फर्दर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर आके इंसिडेंट होती है, जैसे कि मैं अब इन दोनों रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, अगर इन वाले एंगल्स पे आके इंसिडेंट होती है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलेगी. यू विल गेट ओनली रिफ्लेक्टेड रे. मतलब कोई भी आपको लाइट रे इस वाले जोन से बाहर नहीं दिखेगी. सो अगर ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे कहीं पर है, इफ द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट ओवर हेयर, सो इन व्हाट रीजन द ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ आपके इस ग्रीन वाले जोन को देख पाएगा. क्योंकि लाइट रे जो भी ग्रीन जोन में जितनी लाइट रेज आ रही हैं वही सारी लाइट रेज आपके बाहर आ रही हैं जिसको ऑब्जर्वर देख पाएगा. इसके बाहर अगर आपका ऑब्जर्वर प्रेजेंट होगा तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा. समझ में आया? वो कभी भी आपके ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा. सो लेट अस से दैट द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द इंटरफेस, दिस डेप्थ इज गिवन एज h, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द रेडियस r. ये वाला आप रेडियस r कैलकुलेट करना चाहते हो जहाँ तक आपकी लाइट रेज जो हैं वो इंसिडेंट होंगी. सो फ्रॉम ज्योमेट्री यू विल ईजिली सी that if, let us say, if this angle is theta critical, then this angle will also be theta critical. So using the property of the, if you will take this triangle, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को एज्यूम करेंगे, so in this triangle you will easily see that this radius r will be equal to h tan theta c. कितनी वैल्यू होगी उसकी, h tan थीटा c. जैसे कि आप नीचे वाले 3D डायग्राम में भी देख सकते हैं. यहाँ पे आपको जो रेडियस मिलेगा वो बेसिकली एक कोन होगा. वो क्या होगा, जो आपको एमरजेंस कोन कहेंगे, जो मैंने नीचे वाले डायग्राम में आपका ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, दिस इज नोन एज एमरजेंस कोन.
and this emergence cone will be having some half angle theta critical. इसका ये वाला जो एंगल जो आएगा, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा क्रिटिकल. समझ में आया? So this is your this will be a cone, and only from this cone all the light rays will emerge into the rarer medium. और इस cone से बाहर जितनी भी हमारी इंसिडेंट लाइट रेज होंगी वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. बात समझ में आई? So by using the concept of solid angle of this cone, we can also find the fraction of total light power of the source which will get refracted to the air in this case. जितनी भी आपकी लाइट रेज सोर्स से निकली और वो इस कोन के अंदर थी, कोन से बाहर जाने पे तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो हमारा सोर्स है उसने टोटल जितनी भी लाइट रेज एमिट की थी वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं की है, उसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में की है. इधर भी, नीचे की डायरेक्शन में भी. जो नीचे की डायरेक्शन में वहाँ पे तो आपके पास डेंसर मीडिया है ही, और आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन सी हैं जहाँ तक आपकी लाइट रेज जा सकती हैं, वो है इस वाले ग्रीन लाइन के अलॉन्ग और इस वाली लाइन के अलॉन्ग. सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू लाइन जितनी भी हमारी बाकी रेड कलर की रेज हैं वो तो डेंसर मीडिया में रह गई. मतलब अगर हमारे सोर्स ने कुछ पावर एमिट किया था तो कितना उसका पोर्शन हमारे रिफ्लेक्टेड जोन में पहुंचा वो हमेशा सोर्स के पावर से कम होगा. सो हम वो वाला पावर निकालना चाहते हैं. वी वांट टू कैलकुलेट द पावर विच इज़ रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस. सो फॉर दैट वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल. सो बाय यूजिंग solid angle of this cone, we can find the fraction of total power of the source which gets refracted to air. समझ में आया? सो द सॉलिड एंगल ऑफ द कोन जो हमारे पास होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा, कोन का अगर हाफ एंगल थीटा सी है, अगर इसका हाफ एंगल थीटा सी है, सो इन दैट केस सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. एंड सिंस इन दिस केस द हाफ कोन एंगल इज थीटा सी, तो यहाँ पे मैं इसको थीटा सी लिख रहा हूँ. द यूनिट्स ऑफ द सॉलिड एंगल इज टी रेडियन. इट इज टी रेडियन विच इज इन शॉर्ट रिटन एज एस टी. ठीक है. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल हम सॉलिड एंगल ओमेगा को क्या लिख लेंगे, 2 पाई कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इट विल बी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी. अब ऊपर देखो हमारे पास साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू आर अपॉन म्यू डी. इट इज़ म्यू आर अपॉन म्यू डी. सो इट विल बी 2 पाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी का होल स्क्वायर. समझ में आया बात? सो दिस इज योर सॉलिड एंगल पाई. नाउ जो आपका सोर्स था उस सोर्स ने टोटल पावर जो अपनी एमिट की, इफ़ यू कंसिडर दैट द सोर्स पावर इज पी, सोर्स पावर कितना है, पी वॉट्स, और ये कितने सॉलिड एंगल में अपनी इस पावर को एमिट कर रहा होगा, इन अ कंप्लीट सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई टी रेडियन. सो सोर्स पावर इज p watts, considering that all light rays are emitted uniformly. या तो यूनिफॉर्मली बोल लीजिए या फिर आप इसको बोल सकते हैं आइसोट्रोपिकली. यूनिफॉर्मली और आइसोट्रोपिकली इन टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई टी रेडियंस. टी रेडियंस जो है वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो आपके सॉलिड एंगल की यूनिट है. जैसे आपके एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री या रेडियंस,
लेंथ की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर। सिमिलरली सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज टी रेडियन। So all the light rays are emitted uniformly or isotropically in total angle of 4 pi t radians. So in this case, the power which is refracted into the air, power which is reflected into the air will be given by total power of the source divided by 4 pi, क्योंकि हमने पर यूनिट t रेडियन कितना आ गया p अपॉन 4 pi multiplied by the solid angle of the cone, this emergence cone, solid angle of the emergence cone. So putting the values over here, you will get p upon 4 pi multiplied by 2 pi 1 minus under root of 1 minus mu r square upon mu d square. So cancel out करके जब आप इसको simplify करेंगे, you will get the fraction of power f, which will be given by power which is reflected into the air divided by power of the source is equal to 1 by 2 times 1 minus under root of 1 minus mu r square upon mu d square. समझ में आया? ये आपको फ्रैक्शन मिलेगा कि सोर्स ने जितना पावर अपना रेडिएट किया था उसमें से कितना पावर आपका रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो पाया। बाकी सारा तो आपके सेम डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गया, या डेंसर मीडियम में रह गया। सिर्फ इतना ही आपके फ्रैक्शन बाहर एमर्ज हुआ जिसको कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर पाएगा। समझ में आया? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट केसेस ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन अ मीडिया इंटरफेस। इन केस अगर आपकी लाइट रे जो है जो इंसिडेंट हुई थी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही थी, क्रिटिकल एंगल पे अगर वो आपकी इंसिडेंट होती है तो उस केस में आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? इट विल ग्रेज द सरफेस इंटरफेस. If this angle I is equal to your critical angle, then in that case the refracted ray will graze the surface. So you will say that this is your grazing refracted ray. This is your grazing refracted ray. और ये तभी मिलेगा जब आपकी इंसिडेंट लाइट रे डेंसर मीडियम में आ रही है. इंसिडेंट लाइट रे क्या आ रही है? डेंसर मीडियम में. Now you already know that the path of a light ray in case of reflection as well as refraction is retraceable. मतलब अगर आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम पे तो क्रिटिकल एंगल पे आके इंसिडेंट हुई और वो गई कहाँ पे? रेयरर मीडियम में. तो रेयरर मीडियम में जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गई? सरफेस के पैरेलल हो गई, सरफेस के टेंजेंशियल हो गई. सो इन द सेम वे अगर आपकी इंसिडेंट लाइट रे ही जो है वो रेयरर मीडियम से आ रही हो, जैसे मैं पर्पल कलर में दिखा रहा हूँ, और वो आपके इंसिडेंट मीडियम पे लगभग ऐसे आके इंसिडेंट हुई, लगभग 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द नॉर्मल. सो क्या होगा? जो आपकी लाइट रे है वो डेंसर मीडियम में क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, और जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो आपके क्रिटिकल एंगल के बराबर आएगा. वो आपके क्रिटिकल एंगल के क्या आ रहा होगा? बराबर आ रहा होगा. इन दिस केस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो मैंने पहली फिगर से दूसरी फिगर कैसे यूज़ की? बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. और ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों के लिए ही वैलिड है. समझ में आया? तो यहाँ पे सेकंड केस में आपकी जो लाइट रे है वो रेयरर मीडियम में इंसिडेंट हुई एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ 90 डिग्री. एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ 90 डिग्री. बिकॉज पहले केस में जहाँ पे आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल पे आके इंसिडेंट हुई थी, वहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया था? 90 डिग्री का. समझ में आया? एंड इन केस यहाँ पे तो हमने सेकंड केस में जो हमारी लाइट रे है वो तो रेयरर मीडियम में इंसिडेंट हुई थी ऑलमोस्ट नॉर्मली. इन केस अगर आपके डेंसर मीडियम में ही लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से कि वो लगभग क्या है 90 डिग्री का ही एंगल बना रही है. सो आफ्टर गेटिंग नाउ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल सर्टेनली बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल. सो इन दिस केस आपकी लाइट रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी.
मेकिंग द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो किसके बराबर आएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर आएगा। और जो आपकी ग्रीन कलर की लाइट रे है वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, दैट विल बी योर रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे। ये कब होगा, अगेन ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आपका लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी और लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब वो क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा, वो क्रिटिकल एंगल वो वाला एंगल है जब आपका रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम में 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी नॉर्मल के साथ। मतलब जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को ग्रेस करके जा रही है या इंटरफेस के टेंजेंशियली पास कर रही है। समझ में आया? थैंक यू।